अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है मेरे शहजादे और शहजादियों का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, थोड़ा ऑडिट रिस्क पढ़ लिया जाए, क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक। ऑडिट रिस्क ना सिर्फ हमारे इस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक ऑडिटर के लिए जब वो प्रैक्टिकली ऑडिट परफॉर्म फरमा रहे होते हैं, उस वक्त भी एक ऑडिटर के लिए ऑडिट रिस्क की असेसमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं ये कहूँ कि ऑडिट रिस्क जो है वो बैकबोन है आपके ऑडिट की, या वो फाउंडेशन स्टोन है आपके ऑडिट की इमारत का, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑडिट रिस्क की असेसमेंट की बेसिस पर ही पूरा का पूरा ऑडिट आपका प्लान किया जाता है। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लें कि जैसे अगर आपको पता हो कि कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उस टॉपिक की तरफ जाएंगे, सबसे ज्यादा टाइम उस टॉपिक को देंगे, और उसके बाद जो लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनकी तरफ जाएंगे। ऐसा ही है ना? सो बिल्कुल इसी तरह से ऑडिट रिस्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडिटर रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है। अब ये रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है? ये रिस्क बेस्ड अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है कि जिसके अंदर ऑडिटर देखता है कि इस एंटिटी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो लाइन आइटम्स हैं, इस एंटिटी के जो ऑपरेशंस हैं, इस एंटिटी के जो फाइनेंशियल एरियाज हैं, वहां पर कौन सा एरिया ऐसा है कि जिसमें रिस्क ज्यादा है। तो डेफिनेटली फिर ऑडिटर ये करेगा कि जी ज्यादा रिसोर्सेज उस एरिया की तरफ अपॉइंट करेगा, ज्यादा टाइम उस एरिया की तरफ लगाएगा और ज्यादा काम उस एरिया में करेगा। तो ऑडिट रिस्क की असेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके ना सिर्फ प्रैक्टिकली ऑडिट के अंदर, बल्कि आपके ऑडिट के पेपर के अंदर भी। ठीक। सो स्टार्ट करते हैं ऑडिट रिस्क, और देखते हैं कि ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है। जी जनाब। सो ऑडिट रिस्क को समझने के लिए पहले हमें बिजनेस रिस्क समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस रिस्क क्या है? देखिए, तमाम एंटिटीज क्यों बनाई जाती हैं? प्रॉफिट के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। अब बिजनेस रिस्क क्या है कि बिजनेस की जान को कोई खतरा है, कोई ऐसी वजह हो गई है कि जिसकी वजह से बिजनेस शायद उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा जितना प्रॉफिट कमाने के लिए ये बिजनेस बनाया गया था, या हालात शायद इतने खराब हो गए हैं कि ये बिजनेस चल ही नहीं पा रहा। ये क्या होता है? हमारा बिजनेस रिस्क। ठीक। अब बिजनेस रिस्क की कुछ टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि ये आपके सामने आ रहा है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है कि जो भी बिजनेस के डे टू डे फंक्शंस हैं, बिजनेस उन फंक्शंस को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जिसके अंदर कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंडिकेटर्स आपके सामने मैंने लिख दिए हैं कि जैसे नया कंपेटिटर। मार्केट में आप बनाते थे लैपटॉप्स, और मार्केट में आपकी प्रोडक्ट का एक नया कंपेटिटर आ गया। अब इस नए कंपेटिटर की वजह से ऐसा बिजनेस रिस्क क्रिएट होगा कि आपकी सेलें गिर जाएंगी, और आपकी जो इन्वेंट्री बनी पड़ी है वो इन्वेंट्री आपकी अनसोल्ड रह जाएगी और मार्केट में बिकेगी नहीं, और आपको वो इन्वेंट्री स्क्रैप में सेल करनी पड़ेगी। इसी तरह एक और आपका बिजनेस रिस्क की सिचुएशन है कि जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट लोगों ने वापस करना शुरू कर दी बिकॉज उसकी क्वालिटी बहुत पुअर थी, या किसी वजह से आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सकी, गवर्नमेंट ने किसी वजह से प्रोडक्ट बैन कर दी, या ऐसा हुआ कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया करते थे और हमारे उस मुल्क से ताल्लुकात खराब हो गए, ठीक है। या ऐसा है कि आपको अपनी प्रोडक्ट किसी वजह से खुद ही वापस बुलानी पड़ गई, यानी आपको अल्लाह का इतना खौफ है कि आपने कहा कि जी अगर ये प्रोडक्ट हमने मार्केट में बेची और अगर ये मार्केट में हमारी रही तो इस प्रोडक्ट की वजह से हमारा नाम बहुत खराब हो जाएगा, तो हमने अपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर से कहा कि जी आप वापस कर दीजिए, हम आपको इसका एक बेहतर ऑल्टरनेटिव देते हैं। सो ये कोई सी भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के अंदर बिजनेस रिस्क क्या है? एक आपका बिजनेस रिस्क है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रेप्यूटेशनल लॉस। आपकी रेप्यूटेशन खराब होगी, जिस रेप्यूटेशन की वजह से ऑब्वियसली आपकी सेलें गिरना शुरू हो जाएंगी फ्यूचर में, ठीक है। लोगों का आपके ऊपर से भरोसा खत्म हो जाएगा। फिर उसके अलावा आपके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी होगी, और ना सिर्फ ये कि वो अनसोल्ड है बल्कि वो ऑब्सोलीट है, बिकॉज वो इन्वेंट्री तो खराब है, ठीक है। उस इन्वेंट्री को तो आप नहीं बेच सकते, यानी ऊपर वाली सिचुएशन में तो कम से कम ऐसा था कि चलो कंपेटिटर आ भी गया है तो हम प्राइस कम करके बेच दें, ठीक है ना किसी तरह उस कंपेटिटर का मुकाबला करने की कोशिश करें, किसी ना किसी तरीके से हम कोई ऐसा हिसाब किताब करें कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनी अच्छी बना लें, बाय वन गेट वन फ्री कोई ऑफर डाल दें। तो यहाँ पे तो चलो फिर भी इस अनसोल्ड इन्वेंट्री को बेचने का कोई ऑप्शन था, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो जो इन्वेंट्री है वो खराब है, वो तो पूरी की पूरी जाया ही करनी पड़ेगी। तो ये एक आपका रिस्क हुआ। फिर उसके अलावा लिटिगेशंस लिटिगेशंस आ सकती हैं, हो सकता है लोग आपके ऊपर क्लेम्स फाइल कर दें, उनको गुस्सा आया हुआ है, आपकी प्रोडक्ट ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया है। या उसके अलावा एक और आपका बिजनेस रिस्क हो सकता है कि अब आपको लोगों को कैश वापस करना है और प्रोबेबली आपके पास उतना कैश होगा नहीं। देखिए, बिजनेसेस बूढ़ी आंटियों की तरह संदूक के अंदर संदूक के अंदर संदूक के अंदर संदूक में पैसे छुपा के तो रखते नहीं है, ठीक है। एवरी सिंगल पेनी इज बोरोड भाई साहब। कैसे? ऐसे ये कि अगर मेरे पास 2 रुपए से भी ज्यादा का कैश मौजूद होगा, मेरी पूरी कोशिश होगी इसको जेब में रख के जाया नहीं करना। क्यों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ये तो पैसे आज मेरे पास 10 रुपए हैं, कल ये 10 नहीं रहेंगे, कल ये 9 हो जाएंगे। नोट तो 10 का ही होगा, लेकिन इनकी वैल्यू गिर जाएगी बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन हो रही है आपकी रोजाना। तो
इसलिए क्या होता है कि बिज़नेसेस अपनी जेब में कैश रख के तो भाई साहब बैठते नहीं है, वो तो करते हैं कहीं न कहीं इन्वेस्ट। तो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उनको उठानी पड़ेगी वहाँ से, ठीक है? हो सकता है उसमें कोई टाइम लगे। अच्छा, एक और मसला इसमें ये हो सकता है कि हो सकता है जी कैश तेरे से है ही नहीं, तो लोन लेना पड़ेगा, उसकी एक आपकी फाइनेंस कॉस्ट आएगी। तो बहरहाल कोई भी उसकी इम्प्लीकेशन हो, बिज़नेस रिस्क आपकी प्रोडक्ट रिकॉल के ये सारे निकलते हैं। फिर उसके बाद आपका कोई बहुत मेजर कस्टमर है जिसके ऊपर बहुत रिलायंस थी आपकी, वो कस्टमर आपका लिक्विडेशन में चला गया। वो कस्टमर इसका मतलब है कि वो जो आपका कस्टमर था अब वो एक तो आगे आपसे कुछ नहीं खरीदेगा, दूसरा दूसरा ये कि वो अब जो यानी पुराने जो कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और अगर उनके कोई ना कोई हमारे रिसीवेबल्स पड़े हुए थे, तो अब वो रिसीवेबल्स भी वहां से मिलना बहुत कम है, बिकॉज आपको पता है कि लिक्विडेटर आ जाएगा और वो आके सारे मामला अपने हाथ में ले लेगा। पता नहीं हमारा नंबर आता है नहीं आता है, देखेंगे। ठीक। सो इस सिचुएशन में एक बिजनेस क्रिएट हुआ कि एक तो आपके कैश फ्लो का इशू हो गया, दूसरी बात आपके गोइंग कंसर्न का इशू। कैसे? ऐसे कि जी उसके हमारी ये जो हमारा कस्टमर है इसके ऊपर हमारी बहुत ज्यादा रिलायंस थी। अब अगर ये कस्टमर किसी वजह से छोड़ के जा रहा है तो फिर हम किसको बेचेंगे? हो सकता है वो कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हो जिसके लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा जगह मौजूद ना हो। लेट्स सपोज़ हम कोई बहुत स्पेशल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाते हैं। अभी के अटेम्प्ट में ये सवाल आया हुआ था। तो लेट्स सपोज़ हम कोई बहुत स्पेशल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाते हैं और जिसको हम वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचते हैं, आगे से उसको फुटबॉल का ठेका जो मिला हुआ है उसका वर्ल्ड कप का, वो उससे ले लिया। ठीक है? तो ऑब्वियसली वो हमसे भी नहीं खरीदेगा फिर, तो हमारी तो इन्वेंटरी पड़ी रह जाएगी। ठीक है? और उसके बाद फिर ऐसा हो सकता है कि जब वो आगे हमसे कभी खरीदेगा ही नहीं तो अब हम क्या करेंगे? ठीक? तो वो जो कहते हैं ना कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये बिल्कुल वही वाली बात है। डाइवर्सिटी नहीं है तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। फिर ऐसा हो सकता है कि जी एसेट जल गया, या जो हमारा नॉन करंट एसेट यानी जो हमारा प्लांट है जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं वो जल गया किसी वजह से। ठीक है? या ऐसा हुआ कि वो इम्पेयर होना शुरू हो गया, उसकी क्वालिटी खराब हो गई, उससे जो अब हम लेट्स सपोज प्लास्टिक के बर्तन बनाते थे अब वैसे बर्तनों की क्वालिटी नहीं आ रही है, या चोरी हो गया या कुछ भी ऐसा इशू हो गया हमारे नॉन करंट एसेट में, तो अब क्या होगा? अब बिजनेस रिस्क ये है कि नॉन करंट एसेट को अब रिप्लेस करना पड़ेगा या रिपेयर करना पड़ेगा। और उसके अलावा हो सकता है कि जो पुअर क्वालिटी की प्रोडक्ट अभी तक हमने मार्केट में बेची है, वो हमारी पुअर क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के सिचुएशन में एंड हो जाए हम कि हमें उस प्रोडक्ट की वजह से कोई ना कोई लीगल क्लेम्स फेस करने पड़ जाए। फिर अगर हम किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल वाले, हर रोज़ जरासीम ताकतवर हो रहे हैं, ठीक है? और हर रोज़ उनके लिए नई-नई जो है वो दवाइयों की ज़रूरत है। तो देयर इज़ अ कांस्टेंट नीड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अगर आप अपने आप को बदलती वक़्त के हिसाब से डेफिनिटली ब ब उसकी ज़रूरियात के हिसाब से अपने आप को ट्रेन नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो बिज़नेसेस खास तौर पे ऐसे जो कि पूरी फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है या जिसके अंदर ज़रूरत है कंटीन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो ऐसे बिज़नेसेस तो एक कंटीन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज़ में रहते हैं। ऑब्वियसली उसकी वजह से बिज़नेस रिस्क ये है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे और आपके प्रॉफिट के अंदर कमी वाक़ई हो जाएगी। तो ये तमाम होते हैं बिज़नेस रिस्क जो कि एंटिटी के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं किसी एंटिटी के फाइनेंशियल रिस्क की। क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क? जैसे टू मच डिपेंडेंस ऑन वन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। आपने कोई ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, ठीक है? और ओवरड्राफ्ट की लिमिट अब बस पहुंच गई है, या आपका कोई डेट कोवेनेंट बड़ा स्ट्रिक्ट है। डेट कोवेनेंट क्या होता है जी? डेट कोवेनेंट ये होता है कि बचपन से हम एक बात सुनते आ रहे हैं और बड़े हो गए हैं, 4 बाल सफेद हो गए हैं। वो क्या बात है कि आईएमएफ चाहता है तो इस वजह से बिजली महंगी है। मतलब ये कि देखिए आईएमएफ देता है कर्जा, ठीक है? कर्जा देते हुए आईएमएफ लगाता है हम पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन। क्यों? क्योंकि आईएमएफ को हमसे चाहिए पैसे वापस, ठीक है? तो अगर हम कमाएंगे नहीं तो आईएमएफ को पैसे कहाँ से देंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? दैट्स हाउ इट वर्क्स आउट। बचपन में हमेशा सोचती थी कि आईएमएफ को क्या पड़ी है कि मेरे घर की बिजली महंगी है कि सस्ती है। ये पड़ी है जी आईएमएफ को। आईएमएफ के लिए अगर मुल्क आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा तो आईएमएफ को पैसे कहाँ से देगा? बिल्कुल ऐसे ही जो आपका लेंडर है वो कहता है, लेट्स सपोज वो ये कंडीशन लगा देता है कि जी आपने जब तक मेरे से लोन लिया हुआ है आप किसी और से लोन नहीं ले सकते। देखो लेंडर ने अपने आप को सिक्योर करना है ना, ठीक है? तो अब अगर आपका डेट कोवेनेंट जो कंडीशन है वो बड़ी सख्त है और किसी वजह से आप उस कंडीशन की नॉन कंप्लायंस कर देते हैं, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा? एक तो ये कि आपको वो इमीडिएटली रीपे करना पड़ जाएगा क्योंकि आपने डेट कोवेनेंट की वायलेशन कर ली और अब आपको फौरन वापस करना पड़ेगा, पैसे आपके पास होंगे ही नहीं। ठीक, तो आप कहाँ से देंगे? ये एक बिजनेस रिस्क है। फिर अगर आपने नई फाइनेंसिंग लेनी है, यानी या तो आप नया लोन लेना चाहते हैं किसी बैंक से या फिर आप नए शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं, आप इक्विटी फाइनेंसिंग करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा कि अगर आप फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से, ज़ाहिर है आपकी कोशिश होगी कि साफ-सुथरी रहें और बहुत अच्छे रेशियोज़ भी नज़र आएँ और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी नज़र आएँ। और अगर आपके बिज़नेस के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये भी आपका एक बिज़नेस रिस्क है। कि हालात अच्छे नहीं है तो लोन कहाँ से मिलेगा? ठीक। फिर अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ये भी एक बिज़नेस रिस्क है कि डेफिनिटली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इतने ज़्यादा खर्चे होते चले जाएँगे तो प्रॉफिट्स कहाँ से आएँगे?
फिर आ जाते हैं एक तीसरी टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क की तरफ, जो कि है कंप्लायंस रिस्क। क्या होता है कंप्लायंस रिस्क? कंप्लायंस रिस्क होता है कि जब आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल एंड गैस में रहते हैं तो आपको ओगरा और जुडिशियल के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लेट सपोज टेलीकॉम इंडस्ट्री में है तो आपको पीटीए के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये होता है जिसको कहते हैं रेगुलेटर, ठीक है। अगर आप एक कंपनी है तो आपको एससीबी की बनाई हुई रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इन तमाम लोगों को कहते हैं रेगुलेटर। जो भी आपका इदारा होता है जो कि आपको आपके अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा होता है उसको कहते हैं रेगुलेटर। अगर आपका रेगुलेटर बहुत सख्त है तो उसकी वजह से आपको फाइन्स पेनल्टीज देनी पड़ सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने किसी रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की तो वो कुछ अरसे के लिए आपको सस्पेंड कर दे। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि खबरों में आता है कि जी, या सोशल मीडिया पे आता है कि जी एफबीआर वाले आए थे और फलाना ऑफिस सील करके चले गए, ताला लगा के चले गए, है ना, होता है ना ऐसा। तो फिर इस सिचुएशन के अंदर ये भी आपका एक बिजनेस रिस्क है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिजनेस रिस्क हम पढ़ क्यों रहे हैं? बिजनेस रिस्क हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बेटा बिजनेस रिस्क ही ऑडिट रिस्क को जन्म देता है। मतलब ये कि देखो, हम सबको पता है कंपनी चलाने वाले कौन लोग होते हैं? डायरेक्टर्स। और कंपनी के मालिकान कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, है ना। अब शेयर होल्डर्स आए और उन्होंने अपने पैसे डायरेक्टर्स के हवाले किए, ठीक है। और यानी डायरेक्टर्स को इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के अंदर डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर लिया और अपने घर चले गए, क्योंकि डे टू डे बिजनेस के अंदर शेयर होल्डर्स तो हकदार होते ही नहीं है बोलने के। मीटिंग में बुलाएंगे, साल के एंड पे तो आ जाएंगे आकर, सही। और साल के एंड पे बुला के डायरेक्टर्स क्या करेंगे? डायरेक्टर्स देंगे उनको एक हिसाब किताब। वो क्या हिसाब किताब है जिसके लिए मैं और आप हैं, है ना? वो हिसाब किताब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे और बताएंगे भाई साहब आपके पैसे का हमने ये किया। अब होता क्या है कि अगर कोई भी एंटिटी बहुत सारे बिजनेस रिस्क फेस कर रही होती है तो डायरेक्टर्स ये कभी नहीं चाहते कि शेयर होल्डर्स को इस बारे में पता चले। क्यों? क्योंकि फिर शेयर होल्डर्स इनसे सवाल करेंगे, और अगर हमने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है तो हमें ये पता होगा, और नहीं भी पढ़ा हुआ तो बताए दे रही हूँ कि डायरेक्टर्स को निकाला जा सकता है रेजोल्यूशन वगैरह पास करके। तो डायरेक्टर्स तो शेयर होल्डर से डरते हैं जी, शेयर होल्डर्स तो इनकी मट्टी पलीत कर देंगे, है ना। तो डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, यानी जो मैनेजमेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर झूठ बोलने की और इन बिजनेस रिस्क की इम्प्लीकेशंस को छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देख लीजिएगा हरा डब्बा जो नजर आ रहा है, और यही पूरी की पूरी बात का मकसद है कि इन बिजनेस रिस्क की जो इम्प्लीकेशंस होंगी किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अगर सेलें गिर गई हैं तो फाइनेंशियल्स में नजर आना चाहिए सेलें गिर गई हैं। अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो फाइनेंशियल्स में वो जो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी करते हैं, वो इन्वेंट्री एनआरवी के ऊपर आएगी तो राइट डाउन नजर आना चाहिए। अगर लिटिगेशंस एक्सपेक्टेड हैं तो फाइनेंशियल्स में नजर आनी चाहिए कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, कि हो सकता है हमें किसी को पैसे देने पड़ जाएं। अगर हमें कस्टमर्स को कैश वापस करना है तो वारंटी की प्रोविजन बनी होनी चाहिए। अगर हमारे गोइंग कंसर्न के इशू है और हमें लग रहा है कि हम एक फोर्सिएबल फ्यूचर तक सरवाइव नहीं कर सकेंगे तो शेयर होल्डर्स को ये बता देना जरूरी है। अगर हमारा एसेट इम्पेयर हो गया है तो हमें प्रॉपरली उसकी रिकवरेबल अमाउंट निकाल के और उसकी इम्पेयरमेंट का जो राइट डाउन है वो डालना पड़ेगा। अगर हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो हमें बाकायदा, यानी जो भी आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर की है, आपको ये बताना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि कौन सी वाली रिसर्च कॉस्ट है बिकॉज वो एक्सपेंस आउट होती है, और कौन सी वाली डेवलपमेंट कॉस्ट है बिकॉज वो कैपिटलाइज होती है। तो ये तमाम सच्चाई शेयर होल्डर्स के सामने आना जरूरी है। इसलिए बिजनेस रिस्क का ताल्लुक ऑडिट रिस्क से होता है कि जब भी किसी एंटिटी में ज्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, डायरेक्टर्स उन मसले मसाइल को शेयर होल्डर से छुपाने की कोशिश करते हैं, और शेयर होल्डर से छुपाने की कोशिश में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर झूठ बोलते हैं, यानी मिस स्टेटमेंट्स। और ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क ये है कि मैनेजमेंट झूठ बोलते बोलते इतनी समझदार हो जाएगी कि वो ऑडिटर के सामने भी झूठ बोलने लगेगी, और ऑडिटर शायद इन मिस स्टेटमेंट्स को पकड़ नहीं पाएगा। ये है आपके ऑडिट रिस्क की कहानी। ऑडिटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी एंटिटी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में, आपकी एंटिटी थ्राइव करेगी या आपकी एंटिटी खत्म होगी। ऑडिटर को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी एंटिटी की जो भी सच्चाई है, आपकी एंटिटी के जो भी असल हालात हैं, वो असल हालात शेयर होल्डर्स को बताए गए या नहीं बताए गए। ये गेम है आपके ऑडिट रिस्क का, और ऑडिटर पूरी कोशिश करेगा कि ऑडिट रिस्क को कम से कम किया जाए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी मिस स्टेटमेंट्स की गई हैं बिजनेस रिस्क को छुपाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी नॉन डेक्लेरेशन है, नॉन डिस्क्लोजर्स हैं बिजनेस रिस्क के, फॉर एग्जाम्पल एनआरवी का राइट डाउन नहीं डाला, क्यों? शेयर होल्डर्स को नहीं बताना चाहते हालात खराब हैं,
नहीं बताना चाहते हमारे पास अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल लिटिगेशन के लिए इन्होंने लाइबिलिटी नहीं शो की, क्यों? शेयर होल्डर्स को नहीं बताना कि हम जो है वो हमारे ऊपर कोई केस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने गोइंग कंसर्न का इशू नहीं दिखाया, इन्होंने अपनी फाइनेंशियल को गोइंग कंसर्न की बेसिस पर ही बनाया, इन्होंने कहा हाँ हम तो सर्वाइव करेंगे। हालांकि इनके 2 ही कस्टमर थे, जिसमें से एक को 70% बेचा करते थे, एक को 30 बेचा करते थे, 70 वाला गया, कैसे सर्वाइव करोगे? तो बताओ ना ये बात शेयर होल्डर्स को। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऑडिट रिस्क की पूरी गेम यही है, मैनेजमेंट बिजनेस रिस्क को शेयर होल्डर से छुपाएगी और ऑडिटर ये पकड़ने में नाकाम रहेगा। माइक ड्रॉप। ड्रॉप नहीं कर सकती भाई, बड़ी महंगी डिवाइस है, अल्लाह को मानो। ठीक। सो ये आपके पास ऑडिट रिस्क की किताबी डेफिनेशन है, ठीक है। और मैंने आपसे वादा किया था कि हमेशा से ये वादा रहा है मेरा अपने बच्चों से कि मैं आपको इस अजीब और गरीब हल्क किस्म का सब्जेक्ट है जो समझ नहीं आता, बड़ी बड़ी भारी भारी भरकम टर्म्स जो है वो टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं आती है छोटी छोटी मिसालें देने में, ठीक है। तो इसलिए अब ऑडिट रिस्क की वो डेफिनेशन आ गई है कि जो डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है, कि जो डेफिनेशन स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। कहते हैं ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क of giving an inappropriate opinion when financial statements are materially misstated or vice versa, resulting in misleading the users of financial statements. मतलब ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच्ची नहीं बनी हुई और मैनेजमेंट ने उसको यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर झूठ बोला है और ऑडिटर ये पकड़ नहीं पाया। ये मतलब है इस बात का। मतलब ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिसस्टेटमेंट्स पाई जाती हैं और ऑडिटर ने लिख दिया कि नहीं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो मिसस्टेटमेंट्स पाई ही नहीं जाती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये मतलब है इस बात का। मतलब ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बहुत अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन ऑडिटर ने लिख दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये है ऑडिट रिस्क, कि हालात की सच्चाई ऑडिटर जान नहीं पाएगा और हालात की सच्चाई के बारे में ऑडिटर एक अच्छी राय कायम नहीं कर पाएगा। और हालात की सच्चाई क्यों नहीं है? हालात की सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिजनेस बहुत सारे रिस्क से गुजर रहा है और मैनेजमेंट इन रिस्कों को छुपाना चाहती है शेयर होल्डर्स की नजरों से, क्योंकि मैनेजमेंट जवाबदेह है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर्स की है और मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। मुल्क हमारा है ना, है ना। जो एमएनए एमपी हैं जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं वो हमारे खादिम हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक। तो बिल्कुल इसी तरह कंपनी के अंदर भी होता है। अब ऑडिटर करेगा क्या? और बिजनेस रिस्क हमने पढ़ा क्यों? हमने इसलिए पढ़ा बिजनेस रिस्क क्योंकि ऑडिटर इन इंडिकेटर्स और इन सिचुएशंस को मद्देनजर रखेगा और ऑडिटर के कान खड़े हो जाएंगे। ऑडिटर कहेगा कि यार अच्छा, इनका तो एक कंपेटिटर आ गया मार्केट में, तो बेटा अब तो इन्होंने बिल्कुल एनआरवी राइट डाउन नहीं डाला होगा। क्या करना है? पाकिस्तानी कौम का फेवरेट काम करना है, क्या? गंदा सोचना है ना। हम बात ही नेगेटिव थॉट से शुरू करते हैं ना यहाँ काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। तो वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ थिंक पॉजिटिव, यहाँ नहीं कहती भाई साहब, ठीक है। यहाँ इसलिए नहीं कहती बिकॉज आई वॉन्ट यू टू थिंक बैड अबाउट द मैनेजमेंट। आपके सामने इंडिकेटर आया और सवाल ऐसे ही आएगा, सवाल ऐसे आएगा कि सवाल के अंदर लिखा होगा जी उनका कंपेटिटर आ गया, ओहो। सवाल के अंदर लिखा होगा कि जी वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचा करते थे उसकी एक्सपोर्ट बैन हो गई है, ओहो। समझ रहे हैं मेरी बात? और आपके जहन में टन 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 घंटी बजनी चाहिए, आपने आपके जहन में फौरन होना चाहिए कि अच्छा इनका कस्टमर तो लिक्विडेशन में चला गया, ओके। अगर इनका कस्टमर लिक्विडेशन में चला गया उसका मतलब ये है कि इनके पास अभी कैश वैश होना नहीं है, ठीक है। और अब पैसे तो आएंगे नहीं और हो सकता है कि ये बिजनेस सर्वाइव भी ना कर पाए। फौरन से ऑडिटर ने गंदा सोचना है, ठीक है। और अब अगला स्टेप क्या होगा ऑडिटर का? अगला स्टेप ये होगा ऑडिटर का कि वो मैनेजमेंट से पूछेगा कि क्या आप लोगों ने ये बुरे हालात अपने शेयर होल्डर्स को बता दिए हैं या नहीं। ये है जी हमारी ऑडिट रिस्क की कहानी। ऑडिटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा जाए या बुरा जाए। ऑडिटर को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या इस अच्छाई या बुराई का शेयर होल्डर्स को बता दिया गया है या नहीं। और अगर ऑडिटर ये जान नहीं पाएगा कि शेयर होल्डर से झूठ बोला गया है, तब ऑडिट रिस्क क्रिएट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ऑडिट रिस्क की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।